नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार का दौरा आज। गयाजी में श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई गुजरात का दौरा आज। गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम। कांग्रेस के बाद आपका चुनाव आयोग पर आरोप। केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे, आरटीआई का जवाब नहीं दिया, इसी ने दावा खारिज किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 साधुओं की मौत। पुलिस ने कार को कुएं से बाहर निकाला। मुंबई से फुकेट जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम थ्रेट, टॉयलेट में चिट्ठी मिली। चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हिमाचल में 46 जगह बादल फटा, 424 की मौत। शिमला में स्कूल के ठीक नीचे लैंडस्लाइड। नेपाल की बारिश से दरभंगा के गांव में बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, अब 40 साल की उम्र तक होगी बाबुओं की भर्ती। तृतीय श्रेणी के कई पदों पर बढ़ी आयु सीमा। अभी तक आयु सीमा 28 या 32 साल थी। ओवर एज लोगों को बड़ी राहत। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में अब आयु सीमा 40 साल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आयु सीमा बढ़ने की बात सामने आई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। और अब सीधा आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां पर भावनगर में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखाएंगे। जाते हैं लोगों में खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देख पा रहे हैं कि और कुछ ही देर में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर लोग मौजूद। और ये तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान। और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अनूठी तस्वीर की बात करते हैं,
ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो की तस्वीरें, जहां गुजरात की जनता भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। भावनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के भावनगर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:55 के लगभग मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर अटल नगर पहुंचेंगे। 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनका कार्यक्रम आरक्षित रहेगा। शाम 6 बजे जेरीखेड़ी पहुंचेंगे। शाम 6 बजे से 7 बजे तक 350वीं शहीदी शताब्दी वर्ष नगर कीर्तन में शामिल होंगे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरदोई जिले के हरियावा विकासखंड की टेनी ग्राम सभा में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान श्यामलाल वर्मा के प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, जो पूर्व सभा सांसद उषा वर्मा के प्रतिनिधि भी हैं, ने मनरेगा, हैंडपंप रिपोर्ट, नाली खड़ंजा निर्माण और आवास योजना जैसे कार्यों में जमकर घोटाला किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई कार्य केवल कागजों पर किए गए। मनरेगा के तहत एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में 2 जगह पर दिहाड़ी मजदूरी दी गई, तो वहीं रेलवे कर्मचारियों और संविदा स्वास्थ्य कर्मी तक मनरेगा मजदूर के रूप में दिखाए गए। गांव के देशराज वर्मा सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसके आधार पर जिला प्रमोशन अधिकारी संजय निगम की टीम ने 2 दर्जन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जांच शुरू की। देशराज का कहना है पिछली शिकायतों पर जांच के दौरान ग्राम प्रधान के पक्ष में हंगामा किया गया था। प्रधान जी हमारे साथ आओ। सब कहा तो वह किले यही पर इंगे उतर सभा में हुई भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर यहां पर ग्राम सभा में जिला प्रमोशन अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वहां पर उनके द्वारा जांच की जा रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज आपके द्वारा यहां पर जांच की जा रही है? मनरेगा के तहत जो विगत कार्य कराए गए उसमें जैसे कच्चे काम है, पक्के काम है, जब तक कच्चे काम है उसकी शिकायत की गई थी, तो उसी का भौतिक निरीक्षण किया गया है। अब इनके जो मुख्य कार्य भी हैं उसके भी हम कागजात मंगाएंगे और हमारे साथ यही साहब भी हैं जो टेक्निकल इसका परीक्षण कर रहे हैं, तो उसका भी हम लोग जांच कर ही रहे हैं। तो वो जांच करके जैसा भी आएगा फिर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी संजय। ये थे हमारे साथ हरदोई जिला प्रमोशन अधिकारी, उनके द्वारा बताया गया हुआ है कि हरदोई की टेनी ग्राम सभा जो कि हरियाणा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहाँ पर उनके द्वारा जाँच की जा रही है। हरदोई से के न्यूज़ के लिए अंबुज मिश्रा।
लोकसभा टेनी में भ्रष्टाचार को लेकर देशराज वर्मा के द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत को लेकर हरदोई के उच्च अधिकारियों के द्वारा मामला संज्ञान में लिया हुआ है और आज यहां पर प्रशासनिक टीम जांच के लिए आई हुई है। आप हमारे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो प्रशासनिक अमला है उसके द्वारा वहाँ पर जांच की जा रही है। तमाम यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा यहाँ पर जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके द्वारा जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। दरअसल इस ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान हैं श्यामलाल पाल हैं और यहाँ की प्रधानी जो है चलाते हैं पूर्व सांसद उषा वर्मा के प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बिंदुओं को लेकर शिकायतें की गई और शिकायत को लेकर किस तरीके से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जांच करते हैं और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। जी प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर गैंगस्टर राजेश मिश्रा और उसकी पत्नी रीना मिश्रा की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है। पुलिस ने ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की है। मानिकपुर के मुंदीपुर में राजेश मिश्रा की 25.8 लाख की संपत्ति जिसमें भूमि, मकान और वाहन शामिल हैं कुर्क की गई है। राजेश पर एनडीपीएस गैंगस्टर एक्ट सहित 14 मुकदमे दर्ज है और उसके अपराधों का जाल मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। उसकी पत्नी रीना मिश्रा की 1.5 करोड़ के लगभग की संपत्ति जब्त की गई है। रीना के खिलाफ ड्रग्स, हिंसा और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में 5 केस दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एटीएम सीओ अमरनाथ गुप्ता और थाना अध्यक्ष की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देकर इन माफियाओं की कमर तोड़ दी है। 67/25 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा उपरोक्त के नाम पंजीकृत भूमि घाटा संख्या 54 कुल रकबा 0.179 हेक्टेयर मौजा भवनपुर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ में बना 3 मंजिला मकान व प्लाट को कुर्क कर जब्त किया जाता है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़। कुर्की नोटिस माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों तथा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम मानिकपुर के 2 गैंगस्टर्स राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा तथा उसकी पत्नी रीना मिश्रा की कुल आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 1,56,69,956 रुपए की संपत्ति को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के आदेशानुसार राजस्व टीम की उपस्थिति में कुर्क किया गया। इन दोनों गैंगस्टर्स के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में जनपद प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के जनपद रीवा में कुल 19 अभियोग पंजीकृत हैं। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा इस तरह के कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई लगातार प्रचलित रहेगी। यमुनानगर पुलिस ने रविवार की शाम हाईवे पर मुठभेड़ के दौरान एक खतरनाक बदमाश को मार गिराया है। हाल ही में उसने एसपी निवास के पास एक शोरूम के बाहर लाटवा के ठेके पर फायरिंग की थी और मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ। यमुनानगर में शुक्रवार की शाम पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई। नए शामली अंबाला हाईवे पर हुए इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। दोनों ओर से लगभग 17 राउंड गोलियां चली। इस दौरान CIA 2 इंचार्ज को दाहिने हाथ में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। टाउन में एक गोलीबारी की घटना हुई थी। बाद में जो 3 लड़के थे जिन्होंने मालटाउन यमुनानगर में फायरिंग की थी, उन्हीं लड़कों थे बाद में लाडवा में जाके भी एक ठेके में फायरिंग की थी। तो आज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि वो लड़का, उनमें से एक लड़का रादौर क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। तो पुलिस की टीम हमारी वहाँ नाकाबंदी कर रही थी उसकी तलाश में, तो उससे सामना हुआ पुलिस का। और जो शामली से अंबाला जो एक नया हाईवे बन रहा है, वहाँ पे पुलिस की रादौर थाना क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और हजारीबाग शहर में एक बार फिर से फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट की घटना सामने आई है।
बरही थाना क्षेत्र के करयातपुर गांव निवासी बादल कुमार सोनी ने सदर थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत देकर बताया कि उसने 1 लाख रुपए की लूट कर ली। शिकायत में उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वो सोनू गुप्ता के यहाँ से चांदी का सामान लेकर लौट रहे कि तभी शंकर मिष्ठान के पास एक व्यक्ति आया और बैग चेक करने के नाम पर उन्हें रोक लिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स भी पहुंचा और जबरन उनका बैग खोलने लगा। कहा कि बैग में पिस्तौल रखे हो क्या? आरोप है दोनों ने बैग से 1 लाख रुपए नगद और 50,000 के गहने निकाल लिए। बादल कुमार का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उनमें से एक ने पंच मंदिर थाना का सिपाही होने का रौब दिखाकर डराने की भी कोशिश की और धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। एक से रुक जाइए जब बोल एक से रुक जाइए जब बोल गाड़ी खड़ा किए थे पच मंदिर के आगे हम आ रहे थे। आते के क्रम में क्या हुआ कि एक आदमी आया, बोला इधर आओ साहेब बुला रहे हैं। मेरे पीछे आया, बोले इधर आओ साहेब बुला रहे हैं। हम लोग सिविल ड्रेस में हैं। हम लोग क्या हजारे में बहुत कांड हो रहा है, लूट कांड का। बैग में बंदूक लेके जा रहा है, वही हम लोग चेक करेंगे। वही क्रम में मेरा बैग चेक करने लगा। उसी क्रम में एक और आदमी आया और बोला कि उसको पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला कि इधर ही जा रहे हैं। बैग लिया हुआ तो वो भी उसका बैग चेक करने लगा। दोनों एक साथ में थे, दोनों ये आदमी यहाँ था, वो अगला आदमी था वहाँ पे था। अब मेरा बैग पूरा सब कुछ निकाल के चेक करने लगा। उसी क्रम में मेरा पैसा निकाल लिया। बिसरक थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। पकड़े गए चोरों ने कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद की मार्केट में एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और ये शातिर चोर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। और अगली खबर गुरुग्राम से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बीटीआई के स्वर्ण जयंती समारोह ट्रांसकॉन 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आयोजकों को बधाई दी और कहा कि आईएसबीटीआई के 50 सालों से अधिक के सेवा का समारोह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा हरियाणा के लिए सम्मान की बात है, इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है।
खबर गाजियाबाद से है। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, लेकिन राहुल गांधी पप्पू नहीं, देशद्रोही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह के बयान देने से देश को गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में पहुंचे और हमारे साथ मौजूद है लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कि किस तरह का कार्यक्रम था और क्या आज कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनका जन्मदिन भी था और महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती तक, शास्त्री तक जो पखवाड़ा रखा सेवा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उसमें हम ब्लड डोनेशन से लेकर तमाम सेवा के कार्य कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ गाजियाबाद में की है कि यहाँ के लोग जो हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूथ है, व्यापारी है, किसान हैं, महिलाएं हैं, उन सबके सुझाव मांगे कि 2047 में उत्तर प्रदेश जो भारत को विकसित बनाने का सपना, उसमें योगदान दे और देश में नंबर 1 बने। तो जनता के सुझाव मांगे और गाजियाबाद जिले की जो छवि खराब थी माफियाओं के कारण, जो यहाँ गाजियाबाद के अंदर जिला गाजियाबाद मूवी बनी, उस पर उन्होंने चर्चा की है कि आज गाजियाबाद में एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो है, रैपिड रेल हैं और यहाँ हाईवेज हैं, जो हमारे एलिवेटेड रोड हैं, एजुकेशन के मामले में हम नंबर 1 है, इंडस्ट्री के मामले में नंबर 1 है। ये थे हमारे साथ लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने लोनी के ऐतिहासिक जगह पर भी जिनसे हमने बात की और ऐतिहासिक जो स्थल है रानी का बाग और जिसको सौंदर्यीकरण करने की बात कही है, वहीं जिला गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखने की बात लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उठाई है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। अगली खबर है नोहर से, जहां पर अपनी योजना के कर्मशाला डिवीजन में आज विभिन्न कार्यों की टेंडर प्रक्रिया हुई, जिसमें विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चले कि टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार दोपहर 2 बजे तक टेंडर पट्टिका में टेंडर निकाले गए। बाद में दोपहर 2 बजे के बाद टेंडर पट्टिका को सील किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से घोर लापरवाही सामने आई है। सील की गई टेंडर पट्टिका का किसी अधिकारी व कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। बिना हस्ताक्षर के ही पट्टिका पर सील की पर्ची लगा दी गई, जो नियमानुसार सही नहीं है। गौरतलब है कि टेंडर पट्टिका की सील पर्ची पर खंडिया लेखाकार, टीए व अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको अंबाला से बताते हैं, जहां पर वार्ड संख्या 8 के बाशिंदे पाइपलाइन बिछाने में की जा रही मनमानी के विरोध में 2 दिन से आंदोलित हैं और पाइपलाइन बिछाने में मनमानी का आरोप लगाते हुए 2 दिन से धरना प्रदर्शन भी जारी रहने के बाद भी अब तक किसी जिम्मेदार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को राहत दिलाना तो दूर की बात सुनने की भी जहमत नहीं उठाई। इससे प्रदर्शनकारियों की नाराजगी में वृद्धि होती जा रही है। वार्ड निवासियों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या अधिक विकराल हो जाएगी। रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय की गरिमा के अनुरूप ड्रेस पहनने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्विस गाइडलाइन में पहले से यह प्रावधान है कि कर्मचारी ऐसे कपड़े पहने जिससे शिष्टाचार और सभ्यता बनी रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने कहा, मोबाइल का प्रयोग केवल आवश्यक या कार्यालय कार्य से संबंधित स्थिति में ही किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लागू किया जाए। हाँ, एक हमने हिदायतें जारी करी हैं कि जब भी आप ऑफिस में आए एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आए और मोबाइल का यूज़ भी मिनिमम रखें ताकि आप मैक्सिमम टाइम जो भी इट्स अ पब्लिक ऑफिस तो लोगों की जो भी समस्याएं लेकर आते हैं उसको रिजॉल्व कराएं, टाइमली रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द आप अपना काम करें और बाकी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। मानसून के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी संख्या अब तक 181 हो चुकी है, जो हरियाणा में नंबर 1 के पायदान पर है। और बावजूद इसके रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये सही बात है कि जब से मानसून खत्म हुआ है उसके बाद रेवाड़ी जिले में डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े। इसके कई कारण थे। एक कारण ये भी था कि हमने जो सर्वेलेंस सिस्टम बनाया केसेस को रिपोर्ट की तो हमने रियल टाइम में बनाया। जैसे ही कोई केस नोटिफाई होता है किसी भी हॉस्पिटल में उसकी तुरंत रिपोर्ट हमारे पास। खबर है गुरुग्राम से, जहां पर होटल मालिक के द्वारा खाने के रुपए मांगने को लेकर हुई कहासुनी की रंजिश रखते हुए होटल मालिक व उसके पिता के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया गया। हनुमान चौक बीती रात के समय लगभग 12 बजे अनीश निवासी डूराहेड़ा इसके होटल पर आया, जो शराब के नशे में था। अनीश ने होटल से खाना पैक करवाया और बिना रुपए दिए ही लौटने लगा। तब इसके द्वारा खाने के रुपए मांगने पर गाली गलौज की गई। इसके साथ हाथापाई करते हुए कहने लगा 25 मिनट में इसका अंजाम भुगतेगा, ये कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद स्कूटी पर 2 लड़के आए और स्कूटी से उतरते ही मारने लगे। इतने में पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें 4-5 व्यक्ति उतरे, हाथ में लाठी डंडे थे। आते ही मारना पीटना शुरू किया। होटल मालिक के द्वारा खाने के रुपए मांगने को लेकर हुई कहासुनी की रंजिश रखते हुए होटल मालिक व उसके पिता के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किए गए।
और अगली खबर है पटियाला से, जहां पर नए बस स्टैंड के पास एक निहंग की किसी बात को लेकर प्रवासी मजदूर से बहस हो गई। जानकारी मिलते ही अर्बन स्टेट थाना प्रभारी ने पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा। पुलिसकर्मी आपस में भिड़े रिक्शा चालक व युवक को लेकर थाने पहुंचे। थाना प्रभारी ने कहा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। साथ ही आगे विवाद होने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਤੀ 16/9/2025 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਐਸਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਿਕਾਲਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ। पंजाब सरकार ने 15 सितंबर से मीडिया में धान की खरीद शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सनौर मंडी में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपनी धान की फसल मंडी में नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि मार्केट कमेटी और आढ़ती नमी की मात्रा अधिक होने का हवाला देकर उन्हें रोक रहे हैं। इससे नाराज किसानों ने मंडी में सरकार और मार्केट कमेटी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फसल पहले ही मौसम की मार से खराब हो चुकी है और अब खरीद में देरी से उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। उनका कहना है अन्य मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सनौर मंडी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 17 ਮੋਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ 17 ਮੋਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 17 ਮੋਚਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਪੂਰੀ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਆਏ ਦੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ 5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਲ ਲਿਆ ਮੈਂ 17 ਮੋਚਰ ਸਰਕਾਰ। अंबाला छावनी जीआरपी की टीम ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक मामले में ये एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल दिल्ली का रहने वाला आरोपी राजस्थान के दौसा से एक बच्चे को बहला फुसलाकर अमृतसर ले जा रहा था, लेकिन अंबाला रेलवे स्टेशन पर पुलिस की चेकिंग देख वो बच्चे को वहीं छोड़कर फरार हो गया। अंबाला जीआरपी ने आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल दिल्ली में रहने वाला आशु नाम का आरोपी राजस्थान के दौसा से एक 11 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर ट्रेन में अपने साथ ले आया। बच्चे की गुमशुदगी के बाद से उसके माता पिता भी काफी परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे को खूब ढूंढा लेकिन उसे कहीं पता नहीं चला। लेकिन एकाएक बच्चे के पिता जगमाल को अंबाला जीआरपी थाने से फोन आता है कि उनका बेटा अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर मिला है। इसके बाद वो छावनी जीआरपी थाना पहुंचते हैं, जहां पुलिस उन्हें उनका 11 साल का बेटा सौंप देती है। राजस्थान दौसा का रहने वाला हूँ मैं, और बाकी ये बच्चे को वहाँ से उठाया गया है। ये अपने स्टेशन पकड़ा हुआ है। तभी तो मैं मैडम उनका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पकड़ लिया बच्चे को। पकड़ा हुआ आया था, नहीं किसी को पता ही नहीं चलता। गहलोत तो जो आईपीएस हैं रेलवे में, जीआरपी रेलवे में, उनके दिशा निर्देश हैं हमें दिए गए हैं कि जो है रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत हमारी टीमें लगातार चेकिंग अभियान में लगी हुई हैं। जो कल भी जो है चेकिंग अभियान हमारा चल रहा था, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के पास में अंबाला कैंट में हमें एक बच्चा टीम को मिला जो रो रहा था। इससे रोने के बारे में उससे पूछा तो उसने पहले तो डरा हुआ था, तो बाद में उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे कोई बहला फुसलाकर जो है इससे दौसा से लेकर आया है।
अगली खबर अमृतसर से है, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण में आयोजित एक प्रभावशाली बैठक ने रैली का रूप ले लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सीपी जोशी ने संयोग पैलेस कंथुनंगल में आयोजित इस बैठक को संबोधित किया। बैठक में 6 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सीपी जोशी ने संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी की रणनीति साझा की और बताया कि प्रक्रिया हर विधानसभा क्षेत्र में दोहराई जाएगी। मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਲੋੜ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਮੰਤਰੀ यूनियन मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे राजस्थान असेंबली के, और भाई बड़ा एम एल एक्सपीरियंस बहुत है और उन्हें बड़ी डिटेल वर्कर साहबाना जी ऑर्गेनाइजेशन जितने हैगियाँ अहदेदार साहबान से उन्होंने बड़े विस्तार उन्होंने समझाया। उन्होंने एक गल बड़ी बढ़िया दसी है कि मैं कुछ नहीं करना है, ना मैं कोई फैसला करना है, मैं जो रिपोर्ट तैयार करनी है तो कुछ कहता हूँ। और अब सीधा आपको देहरादून के नन्नानगर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राहत बचाव कार्यों की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून से। नंदानगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
अच्छा। सर यहाँ पीने का पानी भी नहीं है, पानी पाइप लगा के गंदा पानी आ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए बचाव एवं राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नंदानगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों का। तो आप देख रहे थे देहरादून के नंदानगर से तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। आपदा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है, साथ ही स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। कई लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मिशन शक्ति 5.0
कि खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं। जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, हमारे शासन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर की मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ी हुई सभी हमारे कार्मिकगण और बहनें, आज मुझे मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था, क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परिणाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो भर्ती की है, इसके दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या हुई है 44,000 से अधिक। आप अनुमान करिए, हर भर्ती में 20% महिला कार्मिक अनिवार्य रूप से होने हैं और उनको ट्रेनिंग भी समय पे देनी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, 200 पुलिस आरक्षी भर्ती संपन्न की है और उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 12,044 महिला कार्मिक भर्ती हुई हैं जो ट्रेनिंग ले रही है। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, अन्य विभागों की भर्ती को लेकर के ये अभियान चलाए गए। लोग कहते थे महिला भर्ती होगी, ट्रेनिंग कहां करेगी, और इस समस्या भी थी। 17 के पहले हमारे सामने चैलेंज था, क्योंकि हम जब भर्ती करने के लिए निकले थे, हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 3,000 पुलिस कार्मिकों की हम ट्रेनिंग कर सकते थे। ट्रेनिंग कहां हम करेंगे? हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए थे और आज इस 60,200 से अधिक पुलिस आरक्षी की ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की क्षमता को 3,000 से बढ़ा करके 60,000 से अधिक किया है। इस सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और मिशन रोजगार के साथ बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नौजवान को जोड़ने के कार्यक्रम का परिणाम है। आपने भी ये वीडियो फिल्म देखी होगी। वीडियो फिल्म के माध्यम से सरकार ने अपने कुछ एक झलक आगे बढ़ाई।
इसमें आपने देखा होगा कैसे सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपये सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपये की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपये की राशि देते हैं और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपये की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। बेटी की शादी को लेकर के पहले लोग घूमते थे, चेहरा देख करके योजना का लाभ मिलता था। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए KTS इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज, खबरों का